मैं तो परिवारवाद हूँ ही, कौन सी बड़ी बात है। और कौन से पार्टी में परिवारवाद नहीं है। महिला मुख्यमंत्री की बात चलती है तब सबसे पहले सुप्रिया सुले जी का नाम आगे आता है। आज मेजॉरिटी है उनकी, कर सकते हैं, करना चाहे तो। लाइफ में ऐसा ही होता है, कभी खुशी कभी गम, दोनों सहना कर रहता है। ये संस्कार मुझे आदरणीय पवार साहब ने किए हैं। पेट में ज़्यादा और जबान पे कम लाना होता है। सारे पांचों के पांचों आज बीजेपी और एक अजीत पवार 6। राजनीति के बिसात पर नए ताने बाने बिछाए जा चुके हैं। सत्ता और विपक्ष का अंतर धुंधला होता जा रहा है। पार्टियां बिखर रही है, नए समीकरण बन रहे हैं, पुराने समीकरण टूट रहे हैं। देश के करीब हर राज्य में यही तस्वीर देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं सचिन परब अपने सहयोगी सज्जाद सैयद और कैमरा पर्सन अनिल निर्मल के साथ आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू होंगे जो एक राज्य के ही नहीं बल्कि देश के पावरफुल घराने की सदस्य है। वो 2009 से 2024 तक लगातार 4 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी है। संसद रत्न पुरस्कार जीतने की लगभग आदी हो चुकी है। वो कभी सरकार की नीतियों के खिलाफ लोकसभा में बात करती है और कभी भारत सरकार का गुणगान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करती है। जी हाँ, हम पहेलियां नहीं बुझाएंगे, हम बात कर रहे हैं सांसद सुप्रिया सुले जी की। जी स्वागत है जी भारत में आपका। अभी आपका जिक्र करते हुए एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के नेत्री के रूप में आपका जिक्र किया जाता है। आज पिछले कई सालों में राजनीति होने के बाद क्या ये बात थोड़ी सी चुभती है? किस बारे में? पार्टी का नाम ठीक है, लाइफ में होती है, चीजें सहन करनी पड़ती है। सुप्रिया जी, एक बहुत अहम भूमिका आपने कुछ दिनों पहले निभाई थी। भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। कैसा रहा था ये तजुर्बा? बहुत अच्छा था अनुभव, जिम्मेदारी का काम था। लेकिन एक होता है कि जब आप सत्ता में, जब भारत में होते हैं, आप संसद में बात करते हैं तो वो सत्ता की नीतियों के खिलाफ बात करनी पड़ती है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं तो भूमिका अलग होती है। आज हमेशा सबका ही होता है। नेशनल इश्यूज पे जो इंटरनेशनली हम जाते हैं, तब कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी का हो, उसके खिलाफ हम नहीं बोलते। ये संस्कार मुझे आदरणीय पवार साहब ने किए हैं। और हमेशा पवार साहब की हमेशा लाइन रही कि इंटरनेशनल वाटर्स पे जब हम परदेश जाते हैं तो देश या सरकार के खिलाफ देश के कुछ नहीं कहना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब सुप्रिया जी आपने भूमिका रखी थी, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? बहुत मिक्स था। एमईए की बातें होती है, सारा पेट में ज़्यादा और जबान पे कम लाना होता है। तो पिछले कुछ दिनों में जो राजनीति के रंग बदलते दिख रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों को लेकर आश्वस्तता महसूस होती होगी, कुछ चीज़ों को लेकर निराशा महसूस होती होगी। लाइफ में ऐसा ही होता है, कभी खुशी कभी गम, दोनों सहना कर रहता है। और राजनीति में हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है। ये तो सभी की लाइफ में होता है। सुप्रिया जी, ये आजकल लोकसभा में देखने को मिला है, संसद में हम ये कहेंगे कि कई सारे बिल जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी चर्चा हुए बगैर वो पारित हो जाते हैं। तो विपक्ष के सांसद के रूप में आपकी भूमिका क्या रहती है ऐसे मुद्दों को लेकर? तो हमारी तो क्या कहना होता है कि आप हमारे सुझाव लीजिए, क्योंकि सुझाव लीजिए तो सरकार का ही बिल ज़्यादा अच्छा होगा, बेनिफिट तो उनको ही होगा। इसीलिए एक कोई भी सशक्त लोकतंत्र में हमेशा बैलेंस होना चाहिए। विमेंस रिजर्वेशन बिल जैसे बिल ऐसे हैं जो पारित होने के बाद भी डिलिमिटेशन वगैरह चीज़ों का इंतजार करते रहते हैं। हम लोग रुके हुए हैं। डिलिमिटेशन जल्द से जल्द करना चाहिए। और अभी अगला जब लोकसभा होगा तो हमारी अपेक्षा है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन उसके लिए डिलिमिटेशन होना चाहिए। वो प्रोसेस कब सरकार शुरू करेगी मैं पूछने वाली हूँ सरकार में, अभी जब पार्लियामेंट सेशन होगा तो। आप देश की, हम महाराष्ट्र की नहीं कहेंगे, देश के एक पावरफुल नेता की ये बेटी है। जाहिर सी बात है आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपने अपने काम को 2009 से आप लगातार लोकसभा में बनी हुई है। तो विरासत तो खैर आप शरद पवार जी की विरासत तो आप संभाल ही रही है, लेकिन जब किसी नेता के बेटे या बेटी पर परिवारवाद का आरोप होता है तो आप उन चीजों को किस तरह से देखती है? मैं तो परिवारवाद हूँ ही, कौन सी बड़ी बात है। और कौन से पार्टी में परिवारवाद नहीं है? आज कांग्रेस का आधा से ज़्यादा परिवारवाद बीजेपी में बैठा है। आरोप तो बीजेपी करती थी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 4 एमएलए है, चारों कांग्रेस के ही थे, चारों आज बीजेपी में है। चारों परिवारवाद मेरी तरह, उसमें क्या है? परिवारवाद लोग तय करेंगे ना। और जो बीजेपी हम पे हमला करती थी, परिवारवाद, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 6 एमएलए है, उसमें के 5 जो लड़ेंगे 5 कांग्रेस के रहे। तो जब बीजेपी कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत होगा,
कैसे कांग्रेस मुक्त भारत? सारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे या चुन के आए थे, सारे पांचों के पांचों आज बीजेपी, और एक अजीत पवार 6, सारे बीजेपी के साथ है। तो कांग्रेस मुक्त भारत कैसे हुआ? पूरा कांग्रेस का जो टैलेंट है सारा आज बीजेपी में है। मुझे तो दुख होता है बीजेपी के लोगों का, जिन्होंने मेहनत की, विपक्ष में रहे, लड़ाई की, वो बीजेपी वालों को क्या होगा? वो तो बेचारे पीछे रह गए। और कांग्रेस वाले जिनको रिजेक्ट किया था वो यहाँ से यहाँ गए। तो कांग्रेस मुक्त भारत किया कैसे बीजेपी ने? 2024 में हमने देखा था, पूरी जनता ने, पूरे देश ने देखा कि इंडिया ब्लॉक के परचम तले सभी दल जो है एक साथ आए और उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। उसका फायदा भी उन्हें देखने को मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव जब महाराष्ट्र में हुए, तस्वीर पूरी तरह से पलट गई। उसके बाद आप अब रणनीति इंडिया ब्लॉक को लेकर के आए, क्योंकि कुछ दिन पहले संजय राउत जी ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक जो था वो लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था। सही है, कोई भी बड़ा अलायंस जो म्युनिसिपल इलेक्शन होते हैं अलग ही लड़ती है। महाराष्ट्र में पहले से हम और कांग्रेस साथ थे, अलग लड़ते थे। शिवसेना बीजेपी अलग लड़ती थी, पहले से कांग्रेस महाराष्ट्र में होता है। लोकल बॉडीज हमेशा हर पार्टी अलग ही लड़ती है महाराष्ट्र में 50 सालों से। क्या इस बात को मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ही इंडिया ब्लॉक का, लोकसभा इंडिया ब्लॉक, विधानसभा महाविकास आघाड़ी, और हमेशा महाराष्ट्र में 50 साल का आप इतिहास देखिए, हर पार्टी अलग ही लड़ती है। कहीं अलायंस करती है, कहीं नहीं करती है, वो लोकल तय करते हैं। बड़े नेताओं की एक पहचान होती है कि वो जब एक चुनाव खत्म होता है तब तुरंत दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। 2024 के बाद एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी जो है उनका रोड मैप क्या होगा 2029 को लेकर? विकास, विकास और विकास, और पारदर्शक का। हम कहते कुछ और करते कुछ नहीं है, जो कहते हैं वही करते। वी वॉक द टॉक। महाराष्ट्र में जो राजनीति गर्मा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? 2019 के बाद चीजें बिल्कुल बदल रही है। आप घर भी आपके भाई जो है वो वहां पर चले गए, अजित पवार जी वहां पर चले गए, उन्होंने वो सत्ता में फिर एक बार शामिल हो गए। फिर एक बार बात चली कि दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस एक होगी, यानी घड़ी और तुतारी एक साथ होगी। क्या इन चीजों को लेकर जो संभ्रम बना हुआ है उनको आप कभी खत्म करना चाहेंगे? तो मीडिया में मैं देखती हूँ बहुत सारी चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं होती हमारे बारे में, वो टीवी पे मैं देखती हूँ। ऐसे होता है, आपका भी चैनल 24 घंटा कैसे चलेगा? फिर मैंने मीम देखा था कि बिकम यूजलेस सो दैट नोबडी कैन यूज यू। राष्ट्रवादी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिन्हें कोई नजरअंदाज कभी नहीं कर सकता। अगर उनके पास कितने भी एमएलए या एमपी हो, उनकी ताकत उनके आपके शीर्ष नेताओं की वजह से उतनी ही कायम रहती है। तो आपको लगता है महाराष्ट्र की राजनीति को अगर देखा जाए नजदीक से, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की ताकत जो है वो अभी भी बनी हुई है? ये मैं संदर्भ ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो विधायकों की संख्या घटी है उसको लेकर। हम ताकत के लिए नहीं लड़ते, हम सेवा के लिए लड़ते हैं। हमारे लिए लोगों को सेवा करने के लिए हमारी पार्टी है, ताकत के लिए नहीं है। ये सुप्रिया जी, मर्यादाएं तो आ जाती है। मर्यादा आती है लाइफ में, होती है, कौन सी बड़ी बात है? आप मुझे महाराष्ट्र के सरकार में के 5 मंत्रियों के नाम बताइए, आपके रिपोर्टर को पूछिए। मैं आपसे ये अभी जानना चाहता हूँ सुप्रिया जी, पिछली बार भी जब आपके साथ साक्षात्कार हुआ था तब भी आपसे ये सवाल पूछा गया था। यही सवाल फिर एक बार पूछना चाहूंगा। जब कभी महाराष्ट्र में नए बदलाव की बात चलती है, जब महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री की बात चलती है, तब सबसे पहले सुप्रिया सुले जी का नाम आगे आता है। तो क्या मतलब तब आपका पक्ष बिल्कुल साफ था कि आपने कहा था कि आप लोकसभा से उस परिवेश के बाहर नहीं आएंगे? क्या आज भी आपकी ये भूमिका कायम है या फिर नया मौका या नई चुनौती आपको? मैं सांसद हूँ और बहुत खुश हूँ। कभी वक्त पड़ने पर भी ये कमान? अभी बारिश आएगी तो मैं क्या करूँगा? ऐसे में हाइपोथेटिकल चीज़ें मैं नहीं ज़्यादा बयानबाजी करती। मुझे बारामती लोकसभा के लोगों ने चुन के दिया है और मेरी पूरी ईमानदारी से काम करने की और इस राज्य की, इस देश की और मेरे पार्टी की सेवा करने की कोशिश कर। महाराष्ट्र इकाई की अगर बात की जाए सुप्रिया जी, कहा जा रहा है, आपने आज कहा कि जयंत पाटिल जी ने इस्तीफा नहीं दिया। स्थिति क्या है? अगर जयंत पाटिल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने पेशकश की थी इस्तीफा देने की, बात भी चली, इसके बाद शशिकांत शिंदे जी अगले अध्यक्ष बनेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ये भी बात चली, लेकिन ये बात साफ रूप में आधिकारिक रूप में अभी तक सामने नहीं आ रही। वजह क्या हो सकती है इसकी? क्योंकि हमारे पास प्रस्ताव ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊँ? ना मैंने ना देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है, तो मुझे पता नहीं है।
चैनल्स को शायद ज़्यादा पता हो। पूरे कार्यक्रम में लोगों ने देखा, जयंत पाटिल जी ने कहा था कि वो इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं, तो क्या इस उनकी रिक्वेस्ट, उनकी गुजारिश पर पार्टी के शीर्ष नेता विचार कर रहे हैं? मुझे नहीं पता उसके बारे में, कल पता चलेगा, क्योंकि पार्टी में कोई बात नहीं हुई है। मराठा रिजर्वेशन का सवाल जो है पिछले कई सालों से लंबित पड़ा हुआ है। मराठा समाज प्रोमिनेंटली कई दिनों से मांग करता आ रहा है एक ठोस भूमिका का निर्धारण, और उस भूमिका के निर्धारण के साथ साथ उस पर अमल, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका ये जवाब आपको, ये सवाल आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए। उन्होंने प्रॉमिस किया था ना, तो उनको पूछना चाहिए। आज मेजॉरिटी है उनकी, कर सकते, करना चाहे तो। नहीं, आपसे इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप बतौर विपक्ष दबाव बनाए रख सकती है। हम तो दबाव रोज ही बनाते हैं। किसानों को बोला था कर्जा माफ करेंगे, ऋण माफ करेंगे, क्या हुआ उसका? कहाँ किया है? और ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आपके चैनल ने भी दिखाया। आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस एसपी का भविष्य क्या देखती है आप? सेवा, सेवा और सेवा, लोगों की सेवा करने के लिए, और छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फूले अम्बेडकर जी और यशवंतराव चौहान जी का जो विचारों की विरासत है उसको आगे ले जाने का, और उनकी सोच की, उन्होंने किए हम पे संस्कार, लेके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बदले की राजनीति सरकार कर रही है, ऐसा लगता है? क्योंकि कल रोहित पवार जी ने कहा था कि वो तो पुराना हो गया, पहले से करते आ रहे हैं, आपने देखा है कितनी बार बोला। और डेटा स्टॉक, और वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, कश्मीर टू कन्याकुमारी जो खिलाफ है उसको ईडी सीबीआई, जिनका नाम पहले आरोप में था वो सारे तो आज बीजेपी के साथ है। उनके नाम तो कैंसिल कर दिए, उनके पहले नाम थे, रोहित का तो नाम था ही नहीं। लेकिन फिर एक बार केंद्र की तरफ सुप्रिया जी हम आना चाहेंगे। जब पिछले कुछ दिनों पहले चर्चा थी कि अगर एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस एसपी बीजेपी को समर्थन देता है तो आप केंद्रीय मंत्री बन सकती है, तो या ये सिर्फ हवा में उड़ी बात थी, या फिर जिस तरह से कहते हैं कि धुआं निकला तो आग कहीं लगी होगी? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, चैनल्स में सुनने को आता है, ना किसी ने प्रस्ताव दिया है, न मांगा है। ईटीवी भारत से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बारामती आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थी सुप्रिया सुले जी, जो अपनी मुखर छवि के लिए जानी जाती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में वो संसद रत्न पुरस्कार पाने की आदी हो चुकी है, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन जब भी राजनीति में कोलाहल देखने को मिलता है तो एक आवाज होती है जो शांत और ठोस होती है, वो आवाज सुप्रिया सुले जी की है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रिया सुले जी इसी आवाज को इसी तरह मुखर करते रहेंगे। ईटीवी भारत के लिए सचिन परब, पुणे।